अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास वर्क, पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर की कि मिस आप प्लीज़ इसको काइंडली पहले जो है वो कवर करवा लें, क्योंकि बोर्ड्स वगैरह भी करीब हैं एंड ऑल दैट। तो मैंने जो है वो एक चीज़ सोची है कि इससे अच्छा कि हम बुक रीडिंग की तरफ जाएँ, बल्कि मैंने आप लोगों के लिए जो है वो ये सब बुक की ही जो है वो लाइन्स जो है वो प्रिपेयर की हैं, यानी सब चीज़ें जो कि बुक में हैं वही वाले लाइन्स मैंने जो है वो ख़ुद से आप लोगों के लिए बैठकर जो है वो पहले प्रिपेयर किए। इसीलिए ये जो वीडियो है वो 2-3 दिन लेट हो गई है, क्योंकि मैंने ना सिर्फ एसटीबी, देखिए कॉमनली तो मैं एसटीबी को फॉलो करती हूँ, तो आप सबको भी पता है, ठीक है। और एसटीबी के ही इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट जो कि बुक के अंदर मौजूद हैं, लाइन टू लाइन इस वीडियो के अंदर आपको दिख जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं बुक को साथ रखकर, हर चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से एफटीबी और पीटीबी के भी जो है वो ऐड किए हैं। इसलिए अगर हम एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास कई ही दफ़ा इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपकी बुक में यानी कि एसटीबी में मौजूद नहीं होते, और वो जो लाइंस हैं वो एफटीबी या फिर पीटीबी में जो है वो पाई जाती हैं, और फिर आपको उसको जवाब आ नहीं रहा होता। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए भी मैंने जो है वो इस लेक्चर में, यानी कि फ़िज़िक्स के ख़ास तौर के लेक्चर में वर्क, पावर, एनर्जी में एसटीबी को तो फॉलो किया ही किया है, यानी कि सारी लाइंस एसटीबी की ही हैं, बट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पीटीबी और एफटीबी के भी जो है वो ऐड करे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। बस आप लोग जो है वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें काइंडली। तो हम जो है वो वीडियो की तरफ चलते हैं, और आज जल्दी से इस वीडियो को, इस चैप्टर को जो है वो वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में इंशाल्लाह ताला जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो जी, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है पावर। पावर एक्चुअली होता क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने का जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग कहें कि वर्क अपॉन टाइम, तो इसका मतलब है हम पावर की बात कर रहे हैं। कितने वक्त में कितना काम हो रहा है ये डिफ़ाइन करेगा पावर को। पावर किसके बराबर है? वॉट के बराबर है, यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या है? वॉट है, ठीक है। और इसी तरीके से 1 वॉट बराबर है 1 जूल पर सेकंड के। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये सारी कन्वर्सेशन सारी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए मैं जो हूँ वो इसमें भी सारी वही चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अगर हमारे पास कुछ फार्मूला होते हैं, ठीक है, पावर के हवाले से, तो उसको भी हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आपको ये सारी चीज़ें ना बेटा नोट करते रहिएगा, अपने पास जो है ना वो एक नोटबुक रखिएगा, सब कुछ नोट करते रहिएगा। अगर तो आपको मास दिया हुआ हो, हाइट दी हुई हो, टाइम दिया हुआ हो, और आपसे पावर पूछ रहे हो, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आप फार्मूला लगाएंगे P = mgh/T। mgh/T, वर्क की जगह क्या आ जाएगा? mgh। मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हमें पता है 10 होता है, या फिर हम अप्रॉक्स 10 ही लेते हैं, या फिर 9.8 होता है। और हाइट जो भी हमें दी हुई होगी तो हम उसको जो है वो रख के पावर निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको मास और वेलोसिटी दिया हुआ हो, फिर आप क्या करेंगे? आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P = mgv, ठीक है। ये सब कुछ आपके इंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडी गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर में भी कई बार सवाल आ जाते हैं और एमडी गेट में भी आते हैं। इंटर में तो आते ही हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी, अगर तो आपसे रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी बात की जा रही हो तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है। और अगर तो आपसे रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी बात की जा रही हो, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी की चीज़ें दे दी हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv²। अगर आपको उसकी चीज़ें दे दी हो, यानी कि वेलोसिटी दे दी हो, मास दे दिया हो, तो आप लोग जो है वो इस फॉर्मूले से भी जो है वो चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी निकालें तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वो आपसे कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है वो पावर को डिस्क्राइब करते हैं। अब पावर क्या होता है वापस से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। कितने वक्त में कितना काम हो रहा है उसको हम लोग पावर का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर की। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? जो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए होती है ना, अचानक से कोई पावर लगी, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अब उसमें क्या लिखा है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बहुत छोटे टाइम में जितना काम हो रहा है उसको हम लोग पावर का नाम देते हैं। और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ यूनिफॉर्म, यानी कि जो हमारे पास काम हो रहा है वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर के बराबर होती है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि एवरेज पावर निकाले,
जब हमारे पास वर्क जो है वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि अगर आपको जो है वो वर्क दिया जा रहा है और वो यूनिफॉर्म है, तो फिर अगर आपसे बोल रहे हैं कि हमें इंस्टेंटेनियस पावर बताएं, तो एवरेज पावर किसके बराबर होगी? इंस्टेंटेनियस पावर के बराबर होगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अच्छा, फिर हमारे पास है लिखा है कि पावर इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी कि अगर आपसे पावर की बात की जा रही हो इन टर्म ऑफ किसमें? फोर्स और वेलोसिटी में, तो फिर आप उसको कैसे लिखेंगे? पावर मैक्सिमम होती है कब, और पावर जो है वो मिनिमम होती है कब, उसको डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास पावर जो है, अगर हमारे पास पावर जो हमारे पास आ जाएगी कॉस थीटा, या फिर पावर हमारे पास क्या आ जाएगी? एफ वी। कॉस थीटा हटा देंगे, थीटा क्या लेंगे हम? 0 लेंगे। ठीक है, जब हम कॉस थीटा जो है वो 0 लेंगे, तो थीटा बराबर कब होता है? मेरा मतलब है, अब हमारे पास बात आ जाती है पावर इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर हमारे पास किसके बराबर है? फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या लगता है? कॉस थीटा लगता है। तो जब हम इसमें कॉस थीटा लगाएंगे, एफ वी कॉस थीटा लगाएंगे, तो कॉस थीटा हम लेंगे 0, तो कॉस 0 कितना हो जाता है? 1। तो हमारे पास ये पावर जो है वो एफ वी ही आ जाएगी, और ये पावर हमारे पास मैक्सिमम होगी। यानी कि जब भी हमारे पास कॉस थीटा में 0 आएगा, यानी कि कॉस 0 होगा, तो पावर हमारे पास हमेशा मैक्सिमम होगी। याद रखिएगा इस बात। अब बच्चों हम ना जल्दी से पावर के क्विज़ की तरफ चलते हैं, और इसके क्विज़ को भी देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह जो है ना वो आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। उसको भी जो है वो हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, हमारे पास लिखा है कि इंजन है एक ऑटोमोबाइल का, ठीक है, और वो एक फोर्स लगा रहा है कितनी? 50 जो है वो यहाँ पे मतलब के का मतलब होता है 1000, ठीक है, न्यूटन, और टू मूव इट विथ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर कब होगी? हमें पता है कि हमें फोर्स दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है, तो हमारे पास पावर का ये वाला फॉर्मूला मौजूद है। सही है, हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो जो हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको 60 किलोमीटर में यानी कि चेंज करना है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो मतलब कि इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और डिवाइड करेंगे 3600 से, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100/6। ठीक है, क्या आंसर आएगा हमारे पास? 100/6। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही एज इट इज़ 100/6 पुट कर देंगे। और जब हम फोर्स देखेंगे, तो हमारे पास 50 किलो न्यूटन लिखा है, यानी कि 50,000 न्यूटन, तो हम 50,000 न्यूटन लिख देंगे। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 8.3 एक्सपोनेंट 10⁵ वॉट। ठीक है, ये हमारे पास जो है लास्ट हमारा आंसर आएगा। तो हमने देखा कितने आसान तरीके से, यानी देखिए आपको अगर एमडी कैट में बैठे हैं या फिर आप इंटर एग्जाम्स में बैठे हैं और आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ बताएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे कह रहे हैं मैक्सिमम पावर बताएं, आपने पावर का फॉर्मूला अपनी एक साइड पे लिख लिया, ठीक है, कहीं भी आपने लिख लिया छोटा सा, फिर आपने देखा आपके पास अवेलेबल क्या क्या चीज़ें हैं, यानी आपको इसमें फोर्स दी हुई है, आपको इसमें वेलोसिटी दी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला पुट होगा, आपको इसमें मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो 12mv² वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। इस तरीके से जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको पीछे बताए, आप सबसे पहले ये करें कि आपको जो चीज़ फाइंड करनी है वो लिखें, और इसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो लिखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरे पास ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और मुझे ये निकालना है, तो ये किस तरीके से हमने निकालना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब जो है ना हम वर्क को डिस्कस करते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क इज व्हेन ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, यानी कि ऐसा वर्क हम ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जब हमारे पास जो बॉडी है वो किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई कर रही होती है और उस फोर्स के नतीजे में कोई चीज़ आगे डिस्प्लेस हो रही होती है और वो डिस्प्लेस उस डायरेक्शन में होगी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी। इसको मैं वापस से बोल रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। वर्क कहते हैं ऐसी फोर्स को जो कि किसी भी चीज़ पर लग रही होती है और वो जो चीज़ है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और वो डायरेक्शन होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। इसको मैं अब आपको थोड़ी एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हाइलाइटर का कैप है, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स लगाई, ऐसे आगे की तरफ मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। अब जो फोर्स मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ और ये डिस्प्लेस हो रहा है अपनी पोजीशन से आगे की तरफ, और किस डायरेक्शन में हो रहा है? अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी इस तरह जो है वो इस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यूँ लगाऊंगी तो यूँ कवर करेगा, स्ट्रेट करूँगी तो स्ट्रेट कवर करेगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसको हम नाम देते हैं वर्क का। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अब वर्क को किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, पहले वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और वर्क को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? एफ डॉट डी। डॉट क्या होता है? कॉस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपके पास क्रॉस होगा तो वो हमारे पास साइन थीटा होगा, एफ डॉट डी है तो कॉस थीटा है। एफ
क्रॉस डी होता है तो वो साइन थीटा होगा। अच्छा, वर्क को हम लोग लिखते हैं एफ डॉट डी से और ये होता है एफ डी कॉस थीटा, और थीटा का मतलब है वो एंगल जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। अच्छा, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा 0 यानी कि W इज इक्वल टू एफ डी, और ये वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। अच्छा, वर्क बराबर होता है 1 जूल के, ठीक है, क्योंकि ये वर्क एक एनर्जी है ना, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये आपने बहुत बार सेंटेंस जो है वो सुना होगा। तो एनर्जी कैसा यूनिट होता है? जूल। तो इस तरीके से वर्क का भी हमारे पास 1 जूल होता है, लेकिन हम इसको 1 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो इस तरीके से दो जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है? इफ़ वर्क इज़ डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अगर वर्क जो है वो कांस्टेंट फोर्स से किया जा रहा है तो इसको एफ डी कॉस थीटा से ही शो करेंगे। लेकिन अगर वो फोर्स वेरिएबल है, लाइक ऊपर कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो उसको हम किस तरीके से शो करेंगे? एफ आई डी आई कॉस थीटा। ये सिर्फ हमारे पास जो है वो तरीका है जिस तरीके से हम शो करते हैं कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। अच्छा बच्चों, अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है, सबसे पहले आपको ये डिस्कस कर लीजिए, कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास वो फील्ड होती है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, यानी कि वो किसी भी पाथ पे मूव करेगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। और नॉन कंजर्वेटिव जो है वो ऐसी जो हमारे पास है फील्ड होती है जो कि पाथ डिपेंडेंट होती है, वो हर पाथ पे मूव करेगी तो वो उसका कोई ना कोई जो है वो हमारे पास उसका वर्क आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो हूँ ना वो पहले एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब है? वो वर्क डन जो कि हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रही है, जो हमारे पास अर्थ जो है वो हमारे पास वर्क डन कर रही है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, यानी कि या तो वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तब भी वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ से इधर आया इधर आया इधर आया ऐसे कर रहा है तब भी वो इंडिपेंडेंट है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 पाथ शो किए गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ है और उसने बी तक पहुँचना है। वो फोर्स यू सीधा स्ट्रेट जा रही है, या वो फोर्स यहाँ से इस तरह इधर जा रही है, या वो फोर्स यहाँ से इस तरह इधर जा रही है। इन तीनों कंडीशन में पाथ चेंज हो रहे हैं। जब पाथ चेंज होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जो कि पाथ पर डिपेंड ही नहीं करती। पाथ चेंज हो या ना हो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड की, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं से भी कहीं मूव करेगी, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। सच फील्ड विच वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड्स। वो फील्ड जिसका वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, उसका पाथ जैसा भी होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। और उसकी जो फोर्स होती है उसको भी हम कंजर्वेटिव फोर्स का ही नाम देते हैं। अच्छा, इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ इज 0, यानी कि अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होगी, यानी कि पाथ चेंज हो रहे हैं लेकिन पाथ क्लोज्ड है, अलॉन्ग द क्लोज पाथ, कोई एक चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई है और वो वहाँ घूम घूम के वापस इधर ही ख़त्म हुई है, क्लोज पाथ है, तो हमारे पास जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड 0 होगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंजर्वेटिव फील्ड में हमारे पास आ जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव में हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि हीट वाला जो भी हमारे पास हीट वाले रिएक्शंस होते हैं, हीट वाली जो भी हमारे पास एवापोरेशन हो गई, बाकी सब चीज़ें होगी, वो सब कैसी होती है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव होती है। फ्रिक्शनल फोर्स, जो भी हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है वो भी नॉन कंजर्वेटिव होती है, यानी कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। वर्क जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द पाथ, तो वर्क क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। वर्क डन क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। और हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है, यानी कि ये जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा बच्चों, अब हम छोटे से क्विज़ की तरफ आते हैं और हम जो है वो क्विज़ को देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं। कह रहे हैं अ पर्सन होल्डिंग अ बैग ऑफ ग्रॉसरीज 5 kg, कितने का बैग है? 5 kg का बैग है। मूविंग ऑन हिली सरफेस, और जो है वो हिली सरफेस है जिस पर जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 150 मीटर। कितने टाइम में? 5 मिनट्स में कवर किया। कह रहे हैं कि उसका इनिशियल से लेकर उस 10 मीटर तक का जो हमारे पास वर्क डन है उसको कैलकुलेट करें। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या है? mgh। देखिए ऊपर जा रहे हैं ना, उसको तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीजमेंट हो रही है, तो mgh का फॉर्मूला लगाएंगे। मास हमारे पास आ गया 5, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई 10, हाइट आ गया 10 मीटर मूव किया था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 होती है, हमने अप्रॉक्स 10 ले ली, तो हमारे पास आया 500 जूल आंसर। तो ये आपने देखा कि कितनी शॉर्ट टेक्निक के ज़रिए जो है हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया।
अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वेट अ सेकेंड, वो है एनर्जी, इट्स टाइप्स एंड लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, उसके टाइप्स और किस तरीके से हम एनर्जी का जो लॉ है उसको समझते हैं, उसके बारे में हम जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एनर्जी के बारे में बात करें तो ये एक एबिलिटी है किसी भी बॉडी का काम करने का। जो भी एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी के अंदर की, वो किस तरीके से काम करे, किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, तो उसको हम लोग एनर्जी का नाम देते हैं। 1 जूल ऑफ एनर्जी 1 न्यूटन मीटर के बराबर होती है। और 1 EV जहाँ लिखा होगा तो वो किसके बराबर होता है? 1.6 एक्सपोनेंट 10⁻⁻19 जूल। सारे एमडीकेट जो भी स्टूडेंट्स एमडीकेट देने वाले हैं, इन सब वैल्यूज़ को रट लें। 1 अर्थ जो है वो बराबर होता है 1 CGS के, या फिर 1 अर्थ जो है वो 10⁻7 जूल के भी बराबर होता है। ठीक है, 1 कैलोरी किसकी बराबर होती है? 4.184 जूल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये वाला और ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और तकरीबन मैं आपसे कहूँ तो 80% चांस है कि इस बार MDCAT 2024 में इस तरह का इनमें से कोई एक सवाल लाजमी आएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। अगर हम वेट सेकेंड, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है आई थिंक। अच्छा, अब हम जो है वो टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो लिखे कि काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी। पहले काइनेटिक को समझते हैं और फिर पोटेंशियल को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। जब हम यहाँ से ऊपर जा रहे होंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट मैक्सिमम होगी, और जब ऊपर 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 जा रहे होंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब हम नीचे आएंगे तो वापस से काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी मैक्सिमम होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन करने से, काम करने से प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? 12mv²। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला होता है। ये जो तीन मैंने इस तरीके से बनाया ना, ये तीनों फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला तो 12mv² हो गया, एक हो गया 12pv, जहाँ हमें मोमेंटम दिया हुआ हो और वेलोसिटी दी हुई हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और आपने कई बार ना वर्क एनर्जी के क्वेश्चंस में क्वेश्चन देखा होगा कि आपको मोमेंटम दे दिया जाता है, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही होती है कितने % इंक्रीज होगी, या काइनेटिक एनर्जी दी जाती है और पूछा जाता है मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा। मुझे पता है जितने भी बच्चे जो है वो इस साल रिपीटर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके नज़र से ये वाला सवाल लाजमी गुजरा होगा, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। अगर आपसे आपको जो है वो काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, आपको मोमेंटम दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी इससे इंक्रीज़ हो रही है, कितनी % इंक्रीज़ हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे हमारे पास बात आ गई 12mv²। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा? cos थीटा आएगा। हमेशा याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है। ठीक है, cos थीटा आएगा 12vm² cos थीटा। अब अगर हम थीटा को cos थीटा अगर हम 0 ले लेंगे तो cos थीटा 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी किस एंगल पर मैक्सिमम होगी, तो हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री पर। काइनेटिक एनर्जी 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि mv² cos थीटा, थीटा की जगह अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 डिग्री ले लेते हैं तो cos 0 1 के बराबर होता है। तो जब ये 1 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू एज इट इज 12mv² आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा, एक और शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ना आप लोगों को कोई भी टर्म दी जाती है, काइनेटिक एनर्जी दे दी, वर्क डन दे दिया, या कोई फोर्स दे दी, और आपसे कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम कौन से एंगल पे होगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F×D होता है वर्क का फॉर्मूला। ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल लें किसी ऐसी चीज़ की जो कि कॉज, जैसे पावर अगर हम ले लेते हैं, पावर कभी नहीं होगा, चलो हम काइनेटिक एनर्जी से ही समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और ये हमारे पास बन रहा है 12mv²। अब v.v, 2v है ना, v², v.v, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। जब भी डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास जिक्र आएगा और कहेंगे इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो हमेशा हम याद रखेंगे जब हम cos थीटा की जगह 0 अप्लाई कर देंगे तो cos 0 आ जाता है 1 के बराबर, और 1 जब इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी। अब यहाँ तक हमने काइनेटिक एनर्जी उसके फॉर्मूलाज को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ड्यू टू द पोजीशन ऑफ बॉडी प्रोड्यूस व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड। जब हम कोई काम अगेंस्ट द फील्ड परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चीज़ को हम कैसे समझे? जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे की तरफ खींच रहा है,
अगर तो हम नीचे उतर रहे हैं तो हम विद द ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट करेगा और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन जब हम ऊपर चढ़े रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि हम अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस जगह पर हम अगेंस्ट द फील्ड काम करेंगे वहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है mgh, ठीक है। और अगर हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जहाँ पे आपको जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपको कई बार इलास्टिसिटी दे दी जाती है और आपसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल की वैल्यू बताएं। इलास्टिक पोटेंशियल में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है हाफ kx²। के क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट है। उम्मीद है यहाँ तक जो है हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर जी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी? वो वर्क डन जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड से हो रहा हो इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि किसी भी जगह से एक सर्टेन पॉइंट तक आप जा रहे हो, उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो नाम देते हैं। वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड परफॉर्म कर रही हो। वो वर्क डन जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड परफॉर्म कर रही हो इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कि वो एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, अभी हमने पीछे इलास्टिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, अब हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, Gm, उसका मतलब मास ऑफ अर्थ, और उसके बाद हमारे पास जो है वो r रेडियस, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब कर दी हैं। जो बड़ा वाला m है वो कर रहे हैं हमारे पास मास ऑफ अर्थ को डिस्क्राइब, जो छोटा वाला m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और ये जो g है बड़ा वाला, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है, 6.67 एक्सपोनेंट 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg स्क्वायर, ठीक है ना, पर स्क्वायर। ये आप लोगों ने जो है ना इसकी वैल्यू अच्छे से जो है वो याद करनी है। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी, जो कि बहुत मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में कि क्या इसका जो है वो हमारी किरदार है। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम अ ग्रेविटेशनल फील्ड। हमारा अर्थ है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस अर्थ के अंदर तक है, ठीक है ना। अब हम लोग जब भी इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, इस ग्रेविटेशनल फील्ड से हट जाएंगे, उस हटाने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उस ऑब्जेक्ट को उस ग्रेविटेशनल फील्ड से हटाने के लिए जो भी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए जो भी वेलोसिटी रिक्वायर होगी उसको हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। अब एस्केप वेलोसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, इस तरीके से हम अंडर रूट लगा के 2gr, जी की वैल्यू हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वाली आएगी जिसको हम 9.8 लेते हैं, ठीक है। और ये r आ गया हमारे पास, या फिर हमारे पास जो है वो g2gm पर r, इस तरीके से भी जो है हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वैसे अगर आपसे पूछा जाए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है तो वो याद रखिएगा 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा जी, फिर हमारे पास इसमें एक और चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है कि एस्केप वेलोसिटी में कभी भी मास मैटर नहीं करता। जितना भी उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, उसका वजन होगा, वो मैटर नहीं करेगा। हमेशा मैटर क्या करेगी, वेलोसिटी मैटर करेगी। कितनी वेलोसिटी से जो है वो टेम्परेचर उस पर अप्लाई हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से जो है उस पर जान लगाई जा रही है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से हटाने के लिए, ये चीज़ मैटर करेगी। कभी भी मास मैटर नहीं करेगा। अगर हम मास अर्थ के लिए जो है वो एस्केप वेलोसिटी देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूले ये दो लिखे हैं यही दोनों अप्लाई होंगे। लेकिन अगर हमें कोई और जो है वो दे दिया जाता है प्लेनेट जुपिटर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुपिटर की एग्जांपल दी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा 2g मास ऑफ जुपिटर एंड रेडियस ऑफ जुपिटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बुक के अंदर मेंशन है वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क और एनर्जी का क्या प्रिंसिपल है काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उसको जो है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। वर्क डन बराबर किसके होता है, अगर हम किसी भी बॉडी पर, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, इस पर हम वर्क डन अप्लाई कर रहे हैं, इस पर हम कोई वर्क कर रहे हैं, तो वो वर्क डन बराबर किसके होगा, जितनी इसके अंदर एनर्जी हमारे वर्क डन से प्रोड्यूस हो रही है उसके बराबर होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास अगर हम वर्क डन से इसको मिलाकर अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो वो हमारे पास दो तरीके से बनता है, हाफ mv² माइनस हाफ mvi²। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वर्क डन निकालने के लिए।
इस तरीके से अगर हमें वर्क डन दे दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है, तो उसमें भी सेम यही चीज़ होगी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, mgh। तो इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट दोनों हमारे पास जो है वो गिवन होगी, तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। फिर कह रहे हैं इफ एच चेंज देन पोटेंशियल एनर्जी इन वर्क डन, अगर तो आपके पास जो है वो हाइट चेंज हो रही हो तो फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन भी किस तरीके से बताई जाती है कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखें जब हम नीचे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे हमारे पास मैक्सिमम क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ऊपर मैक्सिमम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हमें अभी पीछे पढ़ा है ना। तो कह रहे हैं कि जब हाइट चेंज हो रही है, जैसे हाइट यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, यहाँ हाइट चेंज हो रही है, इस पॉइंट पर क्या होगा कि वर्क डन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो कि यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना काइनेटिक एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, कोई ना कोई वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की भी होगी। तो इस पॉइंट पर हमारे पास वर्क डन बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, अब हम लोग जो है वो बात करते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी की। अच्छा, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन एनर्जी। जल्दी से अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर ये नहीं पूरा सुना है तो फ़ौरन से जाके मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को पहले से लॉ ऑफ कन्वर्जेशन एनर्जी आता है। अच्छा, इन वर्डिंग्स में मत कीजिएगा, अपने उर्दू वाले अंदाज में कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि भाई छाप नहीं रहे हैं, बच्चे समझे हुए हैं। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं क्या है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना तो ख़त्म हो सकती है टोटली, ना ही दोबारा बन सकती है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, और किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, यानी कि ना तो वो बन रही है उसमें, ना और प्रोड्यूस हो रही है, ना वो कम हो रही है। ठीक है, जैसे हमने बहुत एग्जांपल्स पढ़ी हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल फैंस हैं, तो उनको मशीन्स हैं, हम किसी की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरीके से हम देख रहे होते हैं कि जो है हमारे पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही होती है। ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी की है। ठीक है, अब जो है ना हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टोटली लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी को। अब जैसे ना मैं आप लोगों को एग्जांपल से जो है ना वो समझाती हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और लॉ ऑफ कन्वर्जेशन के बारे में। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन एनर्जी क्या कहता है, फिर से रिपीट करते हैं। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन एनर्जी हमें ये बात कहता है कि कभी भी एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर हो सकती है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। अब अगर हम इस चीज़ को समझें तो कोई चीज़ जब हमारे पास टॉप पर है तो उसके पास सबसे ज़्यादा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये बात सबको क्लियर है ना। तो चीज़ सबसे टॉप पर है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ख़त्म है। अब जब वो नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो जब वो नीचे आ रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि वो नीचे आ रही है तो कम हो रही है। सही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जब वो इधर आई पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ हो गई। ठीक है, यानी कि एनर्जी सारी हमारे पास उस टाइम पर मौजूद है। इस पॉइंट पे भी एनर्जी है, इस पॉइंट पे भी एनर्जी है, इस पॉइंट पे भी एनर्जी है। इस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, इस टाइम पर दोनों एनर्जी मौजूद है, और इस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर कन्वर्ट हो सकी है। तो हमने लॉ ऑफ कन्वर्जेशन में क्या पढ़ा था कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर हो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। आप सब इस सारे आपको दिख रहा है इन केसेस में कि कहीं भी एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही है, एनर्जी कन्वर्ट ज़रूर हो रही है लेकिन ख़त्म नहीं हो रही, यानी कि टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग थोड़ा आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, और ये हमारा जो है वो आज का अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लास्ट टॉपिक है, और फिर हमारा ये चैप्टर जो कि वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसमें आप लोगों ने जो है वो सिंध बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ FTB और PTP के भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ हमने इसकी वीडियो में जो है वो डिस्कस किया। अच्छा, हम आइडियल गैस की बात करते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें तो हाफ स्क्वायर अंडर रूट 2GH। आइडियल गैस में क्या हो रहा है, चेंज किसमें आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरीके से रियल गैस में क्या हो रहा है, चेंज किसमें आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो किस में चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ना। अगर देखिए पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, किस तरीके से चेंज आएगा कि जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फ्रिक्शन काम कर रहा होगा।
अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है और उसके अगेंस्ट एक फ्रिक्शन फोर्स भी है, वो फ्रिक्शन फोर्स प्लस द काइनेटिक एनर्जी मिलकर चेंज किस में लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आज का थोड़ा कुछ टॉपिक था हमारा। अच्छा, ये एक चीज़ भी याद रखिएगा, जो गैस लॉ हमारे पास होता है उसको जो ऑबे करती हैं वो हमारे पास जो है वाइटल गैस होती है, और जो ऑबे नहीं करती वो हमारे पास रियल गैसेस होती है। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर वगैरह जो है वो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मेरा इंशाल्लाह ताला होलोजाइक न्यूट्रिशन होगा। ठीक है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होलोजाइक न्यूट्रिशन होगा। अगर आप लोग चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर जो हूँ वो जल्द अज जल्द उस चैप्टर पर जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। लाजमी तौर पर लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।